हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप सारे वीडियो को देखे होंगे तो हम लोग जो लास्ट पॉइंट पढ़े थे तो उसके आगे का जो पॉइंट है वो है कटाई। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कटाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कटाई के बारे में। कटाई, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कटाई के बारे में। यहाँ पे कटाई से मतलब है, इसका अर्थ है कि फसल के पक जाने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ कटाई मतलब फसल के पकने से है। ठीक है, तो फसल अगर पक जाती है उसके बाद जो काटा जाता है उसे बोलते हैं कटाई। ठीक है, तो कटाई होता है फसल का एक समझिए कि एक मतलब चरण होता है। ठीक है ना, यानी फसल जब तैयार हो जाती है तो इसको काटा जाता है। अब काटने के दौरान जो होता है सो काटा जो जाता है वो मतलब अनेक प्रकार से फसल को काटा जाता है। जैसे कुछ फसल ऐसे होते हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग हाथ से उखाड़ लेते हैं। यानी जो किसान लोग हैं वो क्या करता है कि हाथ से उसको जड़ से ही उखाड़ लेते हैं। ऐसे में मतलब कुछ ऐसे फसल होते हैं जैसे दाल वगैरह जो होता है, तो जैसे मसूर दाल होता है, इस सब का जो पौधे होता है सबका हाइट बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे क्या करते हैं हाथ से ही उखाड़ ले जाता है। एवं कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसे दरांती की सहायता से। अब दरांती क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो दरांती दरांती क्या होता है कि जैसे हम लोग जो है फसल को काटने के लिए यानी मिट्टी के नज़दीक से फसल जो काटते हैं तो उसमें जिसका उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं दरांती। ठीक है ना, ये दरांती आपका जो देखते होइएगा जो हसुआ समझते हैं, हसिया। ठीक है ना, जो हसुए टाइप का इस तरह से होता है। ठीक है ना, ये इस तरह का होता है और इसमें बेट लगा होता है। ठीक है ना, इसमें लगा होता है एक लकड़ी का लगल रहता है। ठीक है ना, और इस तरह से धार बना हुआ रहता है, इसे दरांती कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दरांती बोलते हैं। तो इसकी सहायता से करते हैं कि फसल को मिट्टी के नज़दीक से काट लिया जाता है। इसके अलावा जब फसल पक जाती है अच्छी तरह से तो एक हार्वेस्टर मशीन आता है। ठीक है, एक हार्वेस्टर मशीन आता है तो जिसकी सहायता से फसल को काटा जाता है। ठीक है ना, फसल को काट लिया जाता है। तो फसल जब पकती है तो फसल को पकने में लगभग 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। तो जब फसल तैयार हो जाती है अच्छी तरह से तो फसल को काटा जाता है। तो फसल जब काटते हैं तो फसल को पकने तक जो है सो लगभग 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है फसल को पकने में। ठीक है, तो 3 से 4 मंथ जब टाइम लगता है फसल पक करके तैयार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग कटाई क्रिया संपन्न करते हैं, यानी किसान के द्वारा फसल को काटा जाता है। तो आप यहाँ से 3-4 पॉइंट याद रखिएगा कि फसल को पकने में लगभग 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। उसके बाद कटाई क्रिया संपन्न की जाती है। अब कटाई के लिए कुछ यंत्र है, जैसे यहाँ बताया आपको दरांती। तो दरांती के सहायता से इस दरांती बोलते हैं, ये आपका दरांती है। तो दरांती के सहायता से या फिर हंसिए की सहायता से फसल को काट लिया जाता है। और इसके अलावा आपका एक हार्वेस्टर मशीन भी आता है, इसकी सहायता से फसल को काटा जाता है। तो जब फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद क्या किया जाता है, तो फसल कटने के बाद अब जैसे कि पौधे में जो फसल जैसे गेहूँ का पौधा है। ठीक है, तो गेहूँ जब पककर तैयार हो गया तो इसी पौधा में क्या होता है यहाँ पे कि गेहूँ लगा रहता है। तो इसमें जो होता है वो पौधे का जो होता है कुछ भाग भी लगा रहता है। तो इस पौधे से गेहूं को अलग करने की प्रक्रिया यानी अनाज को भूसी से या फिर भूसा से अलग करने की प्रक्रिया कहलाता है आपका थ्रेसिंग। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग कहलाता है। अब थ्रेसिंग समझते होइएगा कि जैसे हम लोग गेहूँ काटते हैं तो गेहूँ को जब किसान काटते हैं तो क्या करता है उसको थ्रेसर मशीन से उसको अलग करता है। ठीक है ना, उसको थ्रेसर मशीन में जिसको देसी भाषा में बोलते हैं दौनी। ठीक है ना, तो थ्रेसर मशीन में उसको डालते हैं और वहाँ से भूसा एक साइड आ जाता है और गेहूँ जो है ये अलग आ जाती है। तो इसी तरह से कुछ और भी फसल हैं उसको भी इस तरह से अलग किया जाता है। तो ये आपका थ्रेसर मशीन इस तरह से किया जाता है। तो जिस प्रक्रिया से अनाज को भूसा से अलग करते हैं ये थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है,
थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। और थ्रेसर मशीन से इसको अलग करते हैं, और अलग करने की प्रक्रिया कहलाता है आपका थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। एक और देखिए यहाँ पे एक और मशीन आता है जिसको नाम है कॉम्बाइन। ठीक है, कॉम्बाइन, कॉम्बाइन, जिसको देसी भाषा में कंप्लेन बोलते हैं। ठीक है ना, कंप्लेन बोलते हैं, तो इस तरह से, लेकिन इसको बोलते हैं कॉम्बाइन। क्या बोलते हैं? कॉम्बाइन बोलते हैं। तो कॉम्बाइन ऐसी मशीन है जो वो मशीन अकेला फसल को काटता भी है, और इसके अलावा वो थ्रेसिंग करके अनाज को अलग भी कर देता है। ठीक है ना, तो भूसा से अलग भी कर देता है। तो एक मशीन यानी कॉम्बाइन मशीन ऐसा आता है जो अकेला ही क्या करता है कि वो काटता भी फसल को है, और वो अनाज को भूसा से अलग भी कर देता है। ये कॉम्बाइन कहलाता है। और थ्रेसर काम क्या है? यहाँ पे हार्वेस्टर काम क्या है? तो हार्वेस्टर काम है सिर्फ उसको अनाज को काटना। ठीक है, अनाज को जड़ से काट देता है। और थ्रेसर काम है कि उसको गेहूं से अनाज को भूसा से अलग कर देना। ठीक है, और अनाज को भूसे से अलग करना कहलाता है आपका थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे कि थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसर क्या होता है, हार्वेस्टर क्या होता है, कॉम्बाइन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं, इसको लिखते हैं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कटाई लिखेंगे इसमें। देखिएगा, जब फसल पक कर तैयार हो जाता है, एक मिनट, जब फसल पक कर तैयार हो जाता है, तो किसानों द्वारा इसकी कटाई की जाती है। फसल को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। 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 फसल जब तैयार हो जाता है, तो दरांती हार्वेस्टर एवं अन्य औजार से कटाई कर ली जाती है। कटाई कर ली जाती है।
कटाई कर ली जाती है। फसल के पककर तैयार फसल के पककर तैयार होने पर फसल के पककर तैयार होने पर काटने की प्रक्रिया को कटाई कहा जाता है। हमने यहाँ पे क्या रखा है, जब फसल पककर तैयार हो जाता है तो किसानों द्वारा इसकी कटाई की जाती है। फसल को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। फसल जब तैयार हो जाता है तो दरांती, हार्वेस्टर एवं अन्य औजार से कटाई कर ली जाती है। फिर हमने क्या रखा है, फसल के पककर तैयार होने पर काटने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कटाई कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि फसल काटने के बाद थ्रेसिंग प्रक्रिया द्वारा अनाज को भूसे से अलग कर लिया जाता है। कॉम्बाइन नामक मशीन फसल को काट कर अनाज को भूसे से अलग कर देता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉम्बाइन नामक जो मशीन होता है वो फसल को काटता भी है और वही मशीन जाता है तो अनाज को भूसे से अलग भी कर देता है। बाकी जो आपका हार्वेस्टर मशीन है उसका काम है केवल कटाई करना। जो दरांती काम है केवल कटाई करना। जो थ्रेसर है उसका सिर्फ ये काम है कि अनाज को भूसे से अलग कर देना। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। हमने यहाँ पे जो लिखा है थ्रेसिंग आपका इसको याद रखिएगा कि अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। केवल कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो अकेले काटता भी है और उसको फसल से अनाज से भूसा को अलग भी कर देता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कटाई को अच्छे से समझते होइएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे किसान का जो मुख्य वर्क रहता है वो खेती रहता है। वो अगर उसका खेती अच्छे से संपन्न होता है तो अपना खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है। और अगर खेती खराब हो गया, कृषि खराब हो जाता है तो वो उतना ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो किसानों के लिए खेती बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है ना। उसका जीवन जीने का लगभग समझिए कि आधार वही रहता है। तो किसान को जब फसल का नुकसान होता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है। और जब उनका फसल अच्छा होता है तो वो खुश भी बहुत होते हैं। तो जब किसान का फसल कट जाता है
तो वो खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। जब फसल अच्छे से उपजते हैं और फसल काट लेते हैं सौ समय, तो क्या होता है उनमें खुशियाँ होती है, बहुत सारी वो खुशी मनाते हैं। तो खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ पर्व मनाता है, यानी फसल जब कटाई होती है तो कटाई के बाद जो है सो एक मतलब खुशी होती है उनमें, ठीक है ना। तो उस खुशी के लक्ष्य में उपलक्ष्य में उन्होंने है सो किसान लोग जो है सो पर्व मनाते हैं, ठीक है, जिसे कटाई पर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटाई पर्व कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कटाई संपन्न हो जाता है तो किसानों द्वारा कटाई पर्व मनाया जाता है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि कटाई पर्व क्या है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है कटाई पर्व, ठीक है। कटाई पर्व, जैसा कि आपको हमने बताया है कि जब किसानों के द्वारा फसल काट ली जाती है तब खुशी में वो लोग अपना एक त्यौहार मनाते हैं, ठीक है ना। अपने तरीके से त्यौहार मनाते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वो कहलाता है कटाई पर्व, ठीक है। जब फसल कट जाता है तो उसके उपरांत त्यौहार मनाते हैं, उसे बोलते हैं कटाई पर्व। क्या बोलते हैं? कटाई पर्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें जब फसल की कटाई जब फसल की कटाई किसानों द्वारा संपन्न जब फसल कटाई किसान द्वारा संपन्न कर ली जाती है संपन्न कर ली जाती है तो इसकी खुशी में कुछ पर्व मनाई जाती है जिसे कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। हमने क्या लिखा है कि जब फसल कटाई किसानों द्वारा संपन्न कर ली जाती है तब इसके खुशी में, ठीक है, कुछ पर्व मनाई जाती है जिसे कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो पर्व है इसमें कुछ पर्व निम्नलिखित हैं जो आइए आपको लिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझा लेते हैं, जगह नहीं बच रहा है नीचे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उसके जहाँ पे लिखा है उसके आप जस्ट नीचे लिखिएगा कुछ कटाई पर्व निम्न है। कुछ कटाई पर्व निम्न है जिसमें लिखिएगा आपका बिहू, बैसाखी, पोंगल, इसके अलावा हो जाएगा होली,
दिवाली, दिवाली, होली, दिवाली। इसका आपका हो जाएगा एक और है नवान्य, ठीक है, नवान्य, नवान्य इत्यादि इत्यादि। हमने यहाँ पे आपको 4, 5, 6 जो है सो कटाई पर्व का नाम लिखाया है, जिसमें आपका बिहू है, बैसाखी है, पोंगल है, होली है, दिवाली है और नवान्य है। इसमें से कुछ कुछ जो है त्यौहार आपका भिविया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मतलब ये समझिए कि आप सभी को याद रख लीजिएगा, 5-6 ही है तो याद कर लीजिएगा, सब भिविया पॉइंट है कि पूछता है इनमें से कौन सा फसल कटाई त्यौहार है, ठीक है, कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर लिखा है बिहू, बैसाखी, पोंगल, होली, दिवाली, नवान्य इत्यादि, ठीक है। तो पोंगल का जान लीजिए, बिहू है सो बिहू जो है मुख्य रूप से ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू जो त्यौहार है, फेस्टिवल, ये सामान्यतः जो मुख्य रूप से असम में जाता है। और पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो पूछता भी एग्जाम में कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। और जो बिहू है ये आपका असम में समानता मनाया जाता है। इसके अलावा होली, दिवाली आप जानते ही हैं, लगभग सभी जगह मनाया जाता है ये। और बैसाखी समानता ये लगभग पश्चिम बंगाल के आसपास ये मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा आप बिहू, बैसाखी, पोंगल हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया और नवान्य, ये आप में इम्पोर्टेंट है नवान्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा आपका जो कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है और कटाई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप याद रखिएगा कि हम लोग का क्या हो गया, बिहू हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नवान्य हो गया, ठीक है। ये सब क्या है मुख्य रूप से कटाई के बाद जो है सो जब फसल कट जाती है तो किसानों द्वारा ये सब फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कटाई पर्व बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भंडारण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भंडारण के बारे में। भंडारण ये आपका सीरियल से होता होगा, देख लीजिएगा कि ये कौन सा नंबर का होगा। तो हम तो बस टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका सीरियल से होता होगा। देखिए यहाँ पे भंडारण के बारे में देख रहे हैं कि भंडारण क्या होता है। भंडारण क्या होता है, तो भंडारण का मतलब है कि जब फसल पक जाती है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो क्या करते हैं, कटाई प्रक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। तो कटाई के बाद क्या होता है, उसको थ्रेसिंग प्रक्रिया से उसको अलग करते हैं अनाज को भूसे से। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको भंडार करते हैं, मतलब क्या उसको रखते हैं घर में, संग्रह करते हैं। तो अब भंडारण, भंडारण क्यों आवश्यक है, अगर मान लीजिए कि उसको हम सही से रखबे न करेंगे, स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा कि उसको हम लोग लंबे समय तक यूज तो नहीं कर पाएंगे ना। अब ऐसे छोड़ देंगे बाहर में तो क्या होगा, बारिश पड़ेगी, नहीं पड़ेगी उसमें, ये सब जल्दी ख़राब हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े पड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अधिक समय तक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका भंडारण सही तरीके से ज़रूरी है, ठीक है, आवश्यक है। तो भंडारण का मतलब ये है कि जब फसल की कटाई होती है, जब फसल की कटाई होती है तो इसे थ्रेसिंग प्रक्रिया द्वारा अलग कर ली जाती है। तत्पश्चात उसको भंडार गृह में, या फिर जहाँ पे भंडारण करते हैं तो भंडार गृह से बोलते हैं, जहाँ हम लोग से बोलेंगे भंडार गृह। तो जहाँ अनाज को भंडारण करते हैं, जहाँ रखते हैं, उसको सही तरीके से रखना कहलाता है आपका भंडारण, ठीक है। क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। तो इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे, भंडारण क्या होता है। तो कटाई के बाद जब फसल को लाया जाता है घर, तो उसको सही तरीके से रखने की प्रक्रिया कहलाता है आपका भंडारण। क्या कहलाता है, भंडारण, ठीक है। तो भंडारण जो करते हैं तो ऐसे तरीक़े से करेंगे ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। तो इसके लिए कुछ प्रक्रियाएँ की जाती है। अब जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होइएगा कि जब फसल कटाई होती है तो पहले उसको क्या करते हैं, उस फसल में कुछ नमी होती है, नमी मतलब क्या, हल्का हल्का पानी की मात्रा होती है, उसमें नमी होती है। तो पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे से सुखाते हैं, उस नमी को दूर करते हैं। अगर ऐसा ना करेंगे, अगर उसको नहीं सुखाएंगे, उसमें से नमी दूर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो अधिक दिन तक वो स्टोर नहीं रह पाएगा, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, उसका पानी को हम लोग सुखा करके दूर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग
क्या करते हैं, जो पैकेट होता है उसको बोरे में उसको पैक करते हैं। इसके अलावा जो धातु के बने बर्तन होते हैं उसमें भी उसको स्टोर करते हैं, उसको रखते हैं ढक कर के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम जब रखते हैं स्टोर करके रखते हैं, किसान लोग रखते हैं बोरा में या फिर धातु के बर्तन में, तो उसमें क्या करते हैं कि गौर करते रहिएगा कि कुछ पैकेट में माचिस का डिब्बी होता है उसका प्रयोग करते हैं, डालते हैं बीच बीच में। इसके अलावा कुछ देखते होइएगा कि इतना बड़ा डब्बा आता है सल्फर टाइप का, और उसमें इस तरह से गो करके बहुत सारे कैप्सूल रहते हैं, ठीक है ना। तो उसका प्रयोग किया जाता है अनाज को भंडारण करने में, यानी पैकेट जब रखता है पैकेट में अनाज को, उसके बीच बीच में उसको डाल देता है, जिससे क्या था उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और वो अधिक समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। जो सूरा वगैरह है वो नहीं लग पाता है और अधिक समय तक वो सुरक्षित रह पाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भंडारण क्यों आवश्यक है। अगर भंडारण सही से नहीं हो पाया तो अधिक दिन तक हम उस अनाज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और भंडारण करने के अनेक तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि आप भंडारण को अच्छे से समझ गए होंगे कि भंडारण क्या है, किस तरह से करते हैं और किस प्रकार इसका क्यों यह आवश्यक है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इस पर हम फिर दोबारा बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए भंडारण लिखेंगे यहाँ पे, फसल कटने के बाद फसल कटने के बाद अनाज को घर लाया जाता है एवं भंडार गृह में उचित प्रक्रिया द्वारा अनाज को रखा जाता है, जिसे भंडारण कहा जाता है। हमने क्या लिखा है कि फसल कटने के बाद अनाज को घर लाया जाता है एवं भंडार गृह में उचित प्रक्रिया द्वारा अनाज को रखा जाता है, जिसे भंडारण कहा जाता है, ठीक है। उचित प्रक्रिया का मतलब ये है कि उसका जासूस ऐसे हम रखें कि उसमें कोई जैसे अगर लाते हैं फसल को अनाज को, तो क्या करते हैं उसको अच्छे से पहले हम लोग धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें नमी ना रहे, नमी बहुत कम मात्रा में हो, नहीं के बराबर हो। इसके अलावा उसमें इस तरह से रखेंगे कि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, ठीक है। कुछ रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके उसको सुरक्षित रखते हैं, तो इसे कहते हैं उचित प्रक्रिया। यानी जो इस अनाज को रखने में जो प्रक्रिया काम करती है उसे बोलते हैं उचित प्रक्रिया, ठीक है। उससे कहेंगे उचित प्रक्रिया, यानी उसके जो रखने में जो प्रक्रिया शामिल होता है, उस प्रक्रिया के बाद क्या करते हैं उसको भंडार गृह में रखते हैं। भंडार गृह मतलब क्या है कि जहाँ पे अनाज को रखते हैं बोलते हैं भंडार गृह, ठीक है। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, भंडारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंडारण बोलते हैं, ठीक है। इसी में लिखेंगे अनाज भंडारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनाज में नमी की मात्रा
नमी की मात्रा बहुत कम हो। नमी मतलब समझा दिया कि जो अनाज में जो पानी की मात्रा होती है उसे बोलते हैं नमी की मात्रा, ठीक है। तो नमी की मात्रा यानी अनाज में पानी बहुत कम हो, नमी की मात्रा बहुत कम हो एवं उसमें कीड़े मकोड़े न लग पाए इसके लिए कुछ रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब फसल तैयार हो जाता है तो अनाज क्या करते हैं हम लोग घर लाते हैं, ठीक है। तो लाते हैं तो क्या करते हैं उसको हम लोग भंडारण करते हैं, यानी भंडार गृह में उसको रखते हैं। तो ये कहलाता है आपका भंडारण। क्या कहलाता है? भंडारण। तो भंडारण में कुछ नियम प्रक्रिया से रखते हैं, ठीक है ना। कुछ उसके उचित प्रक्रिया के द्वारा रखते हैं कि ऐसा करें कि उसमें नमी बहुत कम हो, इसके लिए उसको अच्छे से सुखा लेते हैं। इसके पश्चात कुछ ऐसे तरीके से अपनाते हैं या फिर ऐसे चीज़ का या फिर पदार्थ का उपयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थ ही क्यों ना हो, तो ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिससे क्या होता है कि जो उसमें है कीड़े मकोड़े या फिर सूरज होते हैं, ये सब उसमें ना लगे और अधिक दिन तक वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनाज को स्टोर कर पाते हैं और उसको सुरक्षित रख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भंडारण को अच्छे से समझ गए होंगे कि भंडारण क्यों आवश्यक है, ठीक है। और यह किस प्रक्रिया से इसको भंडारित कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का है टॉपिक जंतुओं से भोजन, ठीक है। और हम लोग का ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जंतुओं से भोजन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे से तो हमें भोजन मिलता ही है, जैसे गेहूँ, मक्का, साग, ये सब क्या है कि हम लोग को पेड़ पौधे से तो मिलते ही हैं। इसके अलावा जो कुछ जंतु होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में जैसे मछलियाँ हैं, ठीक है। तो मछली से हम लोग क्या करते हैं कि भोजन करके उससे ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं जो समुद्र किनारे बसे होते हैं, उसका मुख्य भोजन क्या है? मछली ही होता है। वो मछली को ही अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो इसका मतलब ये हो कि जंतु से भी हमें भोजन के रूप में जंतु को भी हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे मवेशी होते हैं, गाय भैंस होते हैं, तो उससे हम लोग का दूध प्राप्त होता है, ठीक है। जो मिल्क प्राप्त होता है वो गाय भैंस से दूध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंतु से भी हमें भोजन प्राप्त होता है, यानी जंतु से जो दूध होता है हमें, जैसे गाय भैंस है तो उसको भी हम लोग भोजन के रूप में उस दूध का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि जंतु से भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी जीव जंतु होते हैं जिसका उपयोग या तो सीधे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर उसके द्वारा ऐसा भोजन के रूप में कुछ पदार्थ प्रदान की जाती है जिसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप जंतु से भोजन का मतलब समझ गए होंगे कि जंतु से भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, या फिर डायरेक्ट जो जंतु होते हैं उसका भी प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस बात को समझ गए होंगे कि जंतु जो होता है वो भोजन के लिए कैसे वो मतलब जीवों के लिए भोजन कैसे प्रदान करता है, या फिर किस प्रकार से वो भोजन के लिए क्या कहते हैं उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे लिखिएगा, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे समुद्र के किनारे बसे लोग, बसे मतलब जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, बसे लोगों का भोजन का मुख्य साधन मछलियाँ होती है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे समुद्र के किनारे बसे लोगों का भोजन का मुख्य साधन मछलियाँ होती है। ठीक है, समुद्र के किनारे बसे लोगों का भोजन का मुख्य साधन मछलियाँ होती है। ठीक है, एवं साधन होती है। और एक मिनट रुकिएगा, मछलियाँ होती है, इसमें आगे लिखिएगा, इसी प्रकार कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। जैसे गाय भैंस का दूध भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वो भोजन देता है, यानी उसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं भोजन के रूप में, जैसे मछलियाँ हो गया। इसके अलावे जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भोजन प्रदान करता है। जैसे हो गया गाय भैंस, इसको अगर हम लोग पालते हैं
तो ये हमें दूध प्रदान करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पालने से मतलब है यहाँ पे कि जैसे मवेशियों का पालना, ठीक है, मवेशी को पालते हैं ताकि हमें उससे कुछ आर्थिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके अलावा उससे हमें भोजन प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पशु को पालते हैं। अब यहाँ पे पशु को पालने का मतलब है कि जैसे कि पशुओं को अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक संख्या में पशुओं का अधिक संख्या में पालना या फिर उसके पालना, उसके लिए भोजन का व्यवस्था करना, उसके लिए आवास का व्यवस्था करना, ये पशुपालन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो इसी में आप लिख लीजिएगा या फिर अलग से लिख लीजिएगा, पशुपालन बनाते हैं टॉपिक में, पशुपालन। पशुपालन ये क्या होता है कि पशुओं की अधिक संख्या में पालना, उसके लिए आवास यानी घर, उसके लिए भोजन का व्यवस्था करना कहलाता है पशुपालन। क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। आइए यहाँ लिखते हैं हम लोग इसके बारे में, लिखेंगे पशुओं को अधिक संख्या में पालना, उसके लिए भोजन, आवास लिखा है हमने, भोजन आवास पशुओं का अधिक संख्या में पालना, उसके लिए भोजन, आवास इत्यादि का प्रबंध करना पशुपालन कहलाता है। हमने क्या लिखा है कि पशुओं को अधिक संख्या में पालना, उसके लिए भोजन, आवास मतलब जहाँ पे वो रह सकता है, आवास इत्यादि का प्रबंध करना पशुपालन कहलाता है, ठीक है। अब इसका अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं पशुपालन का। जैसे कुछ लोग इसके लिए इसका पालन इसलिए करते हैं कि उससे भोजन प्राप्त हो सके, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसका बेच करके इस तरह से अपना आर्थिक मुनाफा कमाता है, रुपया पैसा वो कमाता है, ठीक है। तो जैसे लिखे हैं यहाँ पे पशुपालन का उद्देश्य भोजन प्राप्त करना एवं आर्थिक मजबूती प्राप्त करना हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। यानी कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको बेच करके हम लोग रुपया या फिर आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भोजन रूप में जैसे हम लोग जो देखते हैं मुर्गा, ठीक है, जो चिकन होता है, मुर्गा होता है, इसका भी मतलब पशुपालन किया जाता है, तो उससे डायरेक्ट हम लोग भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे। एक लास्ट टाइम आप लोग और लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, नीचे जगह है क्या जी, लिख लीजिएगा नोट में मछली के कॉड, लीवर, तेल में विटामिन डी मिलता है।
मछली कॉड लीटर मछली के कॉड लीवर तेल में विटामिन डी मिलता है। ठीक है, देख लीजिए, तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 का, और ये हम लोग का थ्योरी क्लास आज ख़त्म हो चुका है। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है, अब एक क्लास में आपका जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, उसमें आपका एक क्लास में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जो अगर नहीं बनने वाला होगा तो समझा देंगे। बाकी हम लोग का ये आज थ्योरी का जो क्लास है ये ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 1 ये लास्ट हो चुका है। बाकी का आपका जो एक क्लास होने वाला है वो आपका क्वेश्चन आंसर का होने वाला है। ठीक है, तो इस सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा सही रूप से। हमें लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला है। यदि कोई वर्ड में डाउट हो, कोई सेंटेंस में इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा और मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।